हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लीगल पिलर में। आज का वीडियो आप देख सकते हैं, झूठी एफआईआर अगर आपके खिलाफ कोई कर दे तो उससे बचने के लिए क्या कोई कानून है या नहीं है, उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल। दोस्तों, अगर आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और जानकारी कोई भी हो, और इस तरह की लीगल जानकारी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की लाइफ में। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, आस पड़ोस में, रिलेटिव्स के साथ, या कभी कभी खुद के साथ हो जाता है। बहुत टाइम लाइफ में ऐसे आते हैं कि जब हमें इस तरह की जानकारियों की, लीगल जानकारियों की ज़रूरत होती है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हर जानकारी इस तरह की महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और पूरा देखिएगा। झूठी एफआईआर से बचने के लिए क्या कानून है। कई बार देखा गया कि कोई व्यक्ति किसी से बदला लेने के लिए या फिर गुस्से में, कभी कभी आपसी रंजिश में झूठी एफआईआर करा देता है किसी के खिलाफ। और जब एफआईआर की जाती है तो जिसके खिलाफ होती है वो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, बेगुनाह होते हुए भी उसे उस पछड़े में खींचने लगता है। तो इससे खुद को कैसे बचाया जा सकता है, इसी के बारे में आज का वीडियो है। भारत में कुछ ऐसे कानून हैं जिनके तहत वो खुद को बचा सकता है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर कोई झूठी एफआईआर करवा देता है तो क्या उसको सरकारी नौकरी मिलने में या नौकरी के लिए इंटरव्यू देने में इस दरमियान कोई दिक्कत हो सकती है, आएगी या नहीं आएगी दिक्कत। उसे सरकारी नौकरी से अगर वो कर रहा है तो निकाला तो नहीं जाएगा, और कैसे वो इस झूठी एफआईआर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है, इत्यादि वगैरह वगैरह। आए दिन देश में बहुत सारी अभी जैसे मैंने पहले भी बताया कि छोटी बड़ी घटनाएं, आपराधिक घटनाएं देखने और सुनने को मिलती रहती हैं। आप न्यूज़पेपर उठाकर देखें, आजकल तो न्यूज़पेपर बहुत कम लोग पढ़ने लगे हैं, ऑनलाइन इतनी न्यूज़ आती है कि लोग देखते। आप ऑनलाइन उठाकर देख लीजिए, न्यूज़ तो वही है ना सब जगह। और ऐसे में हर आदमी किसी न किसी अपराध के साथ या अपराध में फंस जाता है। वह जाकर पुलिस में एफआईआर करता, और बहुत सारे लोग हैं कि झूठी एफआईआर करवा देते हैं रंजीसन। तो एफआईआर में आखिर में क्या होता है, कैसे लिखी जाती है, ये सारी चीज़ें, और एफआईआर अगर आपके खिलाफ करवा दे तो किस कानूनी पचड़े में पड़ सकती है, तो सभी को पता है। और कैसे झूठी एफआईआर से बच सकता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले एफआईआर क्या होती है। तो एफआईआर को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं। जब किसी के साथ कोई अपराध होता है, चोरी हो, डकैती हो या अन्य किसी प्रकार का अपराध हो, तो पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। उसी को हम एफआईआर कहते हैं, एफआईआर के रूप में जाना जाता है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब घटना की पहली जानकारी आप थाने जाकर पुलिस को लिखित में देते हैं, जब उस जानकारी को पुलिस द्वारा लिखित में बदला जाता है तो उसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर कहा जाता है। यही होती है एफआईआर। अब सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस को संज्ञेय मामलों में एफआईआर दर्ज करना ज़रूरी होता है। इस जो सेंटेंस है इसको ध्यान से सुनिएगा कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस को संज्ञेय मामलों में एफआईआर दर्ज करना ज़रूरी होता है। अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज कराता है तो क्या करना चाहिए आपको। प्रायः देखा गया कि कुछ लोग अपने आपसी मतभेद के चलते रंजिश भुनाने के लिए झूठी एफआईआर लिखवा देते हैं, पुलिस में फेक एफआईआर लिखवा देते हैं। अब जब किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर होती है तो उसे क्या करना चाहिए। पुलिस, कोर्ट और कचहरी कानूनी झंझटों और पचड़ों में फंस जाता है। उसका धन, समय, सब कुछ बर्बाद होता है, टेंशन अलग होती है। लेकिन झूठी एफआईआर के खिलाफ कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे बचा जा सकता है। आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। फिर एक बार बोल रही हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर भी कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए इन्हीं तरीकों के बारे में जानते हैं कि कैसे बचा जा सकता है। भारतीय संविधान में धारा 482 सीआरपीसी एक ऐसा कानून है, इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में भी है, और संवैधानिक रूप से ही किसी भी कानून को पास किया जाता है। तो 482 सीआरपीसी के तहत ये एक ऐसा कानून है जिसका उपयोग करके इस प्रकार की बेकार की परेशानियों से और आपके खिलाफ हुई झूठी एफआईआर से बचा जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 482 क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। इस धारा के अंतर्गत किसी भी वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई जाती है। इसके साथ ही व्यक्ति अपनी बेगुनाही के सबूत भी दे सकता है,
यानी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जिस बंदे के खिलाफ एफआईआर कराई जाती है वो इसको चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में निष्पक्ष न्याय की मांग और जांच की मांग कर सकता है। इसके लिए वकील की सहायता से एप्लीकेशन हाई कोर्ट में सबमिट कर सकता है। झूठी एफआईआर के खिलाफ प्रश्न उठाया जा सकता है, रेज किया जा सकता है कोर्ट के समक्ष। अच्छा, ये सारी जानकारियाँ ना सिर्फ आपको सिर्फ आपके खिलाफ यदि कोई एफआईआर करता है उसमें तो काम आती हैं। आपके पास जानकारी एकत्र होती है, इसमें भी इसके मद्देनज़र भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट। और अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, तो भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एफआईआर क्या है, सीआरपीसी 482 क्या है, और हाई कोर्ट में कौन कौन सी रेट दाखिल होती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारी है जो भी आगे इस वीडियो में और भी मिलेंगी। छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, तो उससे मद्देनज़र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए भी पूरा देखिएगा और समझिएगा। तो व्यक्ति निम्नलिखित आधारों पर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन करके एप्लीकेशन सबमिट करके झूठी एफआईआर रद्द करने के लिए, कैंसिल करने के लिए हाई कोर्ट से संपर्क कर सकता है। यदि एफआईआर झूठी कराई गई हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है लेकिन अपराध साबित नहीं हुआ, तब भी आप कर सकते हैं ऐसा। और ये साबित करने के लिए कि आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो गलत है। एफआईआर में आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए उचित आधार के बिना निराधार आरोप लगाए गए हों, तब भी आप ये कर सकते हैं। तो इन आधारों पर आप ऐसा कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अपराध या ऑफेंस के दो प्रकार होते हैं, एक संज्ञेय, दूसरा असंज्ञेय। संज्ञेय अपराध यानी गंभीर अपराध जैसे गोली चलाना, मर्डर करना, डकैती डालना, और असंज्ञेय अपराध मामूली अपराध होते हैं। संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं और असंज्ञेय सामान्य प्रकृति के होते हैं। तो असंज्ञेय अपराध बहुत मामूली अपराध होते हैं, जैसे मारपीट करना, और संज्ञेय अपराधों मारपीट करना या आपसी जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, इस तरह के की छोटी छोटी लड़ाई होने पर लोग एफआईआर करा देते हैं, वो होते हैं संज्ञेय। अब संज्ञेय अपराधों में एफआईआर दर्ज की जाती है और इस तरह के अपराध में पुलिस बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जिसके खिलाफ ऐसी एफआईआर की गई है, शिकायत दर्ज कराई गई है। जबकि असंज्ञेय अपराधों में, एक सेकेंड, सॉरी मुझे बीच में रुकना पड़ा, कोई आ गया था इस वजह से वीडियो बनाने के बीच में। हाँ, तो मैं कहाँ पर थी? असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध में रिपोर्ट जब दर्ज की जाती है इस तरह की कंप्लेंट, तो इस तरह के अपराधों में पुलिस बिना वारंट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। संज्ञेय अपराध में यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस के सामने एफआईआर दर्ज करना। अगर पुलिस 154 के तहत एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो पीड़ित अपनी एप्लीकेशन 154(3) 154(3) के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या एसएसपी को लिखित रूप में या फिर स्पीड पोस्ट या जो रजिस्टर्ड पोस्ट होती है, जो स्पेशली रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू जमा कर सकता है, दाखिल कर सकता है। यदि इसके बाद भी पीड़ित की एफआईआर पंजीकृत नहीं होती, रजिस्टर्ड नहीं की जाती, एफआईआर नहीं लिखी जाती है, तो वो धारा 156(3), अब भी जो ऊपर बताया 154(3) थी, अब 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है। 154(3) के तहत आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं या फिर किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को दे सकते हैं एप्लीकेशन, और जो 156(3) है इसके तहत आप मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना आवेदन दे सकते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देता है। इस आधार पर जब आप ऐसा करते हैं 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क करते हैं, तो ऐसे में फिर अधिकारी जो जिसे एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी उसे पंजीकृत करनी पड़ती है, आपकी एफआईआर लिखनी पड़ती है और इसका पंजीकरण करना शुरू हो जाता है, इसका कार्य शुरू हो जाता है। झूठी एफआईआर यदि कोई व्यक्ति दर्ज कराता है और कर देता है तो ऐसे में आपको सबसे पहले अपनी बेल लेनी चाहिए, या ऐसे में आप एंटीसिपेटरी बेल ली जा सकती है जिससे आप बच सकते हैं, या फिर रेगुलर बेल भी ले सकते हैं, गिरफ्तारी के बाद ली जाती है। रेगुलर बेल जो कि गिरफ्तारी के बाद ली जाती है।
बेल लेने के बाद आप सबसे पहले एक वकील करिए, उसकी मदद से आप अपनी हाई कोर्ट के समक्ष अपनी एप्लीकेशन लगाइए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत। यदि एफआईआर किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी की गई है तो उसके पास अपनी बेगुनाही के कोई ना कोई सबूत तो ज़रूर होंगे, और अगर आपके पास ऐसे सबूत हैं तो अपनी बेगुनाही के उन सारे सबूतों को, यदि आपका किसी पेपर फॉर्म में है, फ़ोटो फॉर्म में है, या मतलब ऐसा कुछ भी है जिसे आप सबमिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ, तो आप उन सारे सबूतों को ज़रूर अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करें, ताकि आगे ट्रायल शुरू हो सके और उन जो सबूत आपके हैं उनका जिक्र उसमें किया जा सके और आपको इस केस में रिलीफ मिल सके। सीआरपीसी 482 के तहत जब एप्लीकेशन दी जाती है और सुनवाई होती है, सुनवाई में अगर कोर्ट को ये लगता है कि आपने जो भी सबूत पेश किए वो सही है, आपकी बेगुनाही को साबित करते हैं, तो कोर्ट उस एफआईआर को खारिज करने का आदेश दे देती है। और हाई कोर्ट में यदि आप पूर्ण सबूत नहीं दे पाते हैं और जिससे आपकी बेगुनाही साबित हो, तो वो एप्लीकेशन को खारिज भी कर सकती है और आप उस केस से मुक्ति नहीं पा सकते हो, उससे रिलीफ नहीं पा सकते। तो कोई ना कोई आपके पास सबूत ज़रूर होगा और सबूत से आपको रिलीफ जो मिलने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति के ऊपर जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो सारे हट जाएं और अन्यथा वो चार्जेस जो लगाए गए उन पर ट्रायल शुरू हो जाता है। हाई कोर्ट से एप्लीकेशन खारिज होने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं। ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठी कार्रवाई की गई है या एफआईआर कोई व्यक्ति कर देता है, तो आप उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एप्लीकेशन दे देते हैं, तो जब तक आपका केस कोर्ट में चलता है तब तक पुलिस आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे ऐसा कोर्ट आदेश दे सकती है और आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है पुलिस। कोर्ट जांच अधिकारी को जांच के लिए ज़रूरी दिशा निर्देश दे सकती है। हाई कोर्ट आपके अनुसार जजमेंट जब दे देता है, आपकी बेगुनाही साबित हो जाती है, तो आप अगर चाहें तो उस व्यक्ति जिसने आपके ऊपर झूठी एफआईआर की थी उसके खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज कर सकते हैं। ये अधिकार आपके पास सुरक्षित होता है, जिसमें आप मुआवजा भी मांग सकते हैं। ये सीआरपीसी 250 के तहत आप कर सकते हैं, लिया जा सकता है, या उस व्यक्ति को सजा भी दिलवा सकते हैं, या फिर आईपीसी की धारा 211 के तहत आप उसके खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं, जिसमें उस व्यक्ति को जिसने ऐसा काम किया है, झूठी एफआईआर की है, उसको 2 साल की सजा होगी, जुर्माना होगा, या फिर दोनों से पनिशमेंट दिया जा सकता है। साथ ही आईपीसी की धारा 182 के तहत जिस पुलिस अधिकारी ने झूठी एफआईआर दर्ज की हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर झूठी एफआईआर दर्ज की, तो आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे में 6 साल की सजा और 1000 तक का जुर्माना या दोनों से उसे भी दंडित किया जा सकता है। जब एक सरकारी कर्मचारी जो है के पास ये दस्तावेज तैयार करने का कर्तव्य होता है कि वह किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से या ऐसे किसी दस्तावेज को यदि तैयार कर रहा है, तो वो भी आईपीसी की धारा 167 के तहत उत्तरदायी है और उसके खिलाफ भी आप केस कर सकते हैं। उस पर भी 3 साल की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। जब किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास कोई दस्तावेज तैयार करने का कर्तव्य होता है और वो उस दस्तावेज को गलत इरादे से तैयार करता है कि किसी व्यक्ति को चोट पहुंचे, किसी को ज़बरदस्ती झूठी सज़ा दिलाने के लिए, या किसी को कानूनी रूप से उसकी गलत तरीके से उसकी संपत्ति जब्त कराने के लिए ऐसा कार्य करता है, तो आईपीसी की धारा 218 के तहत उसे 3 साल की सज़ा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। तो जब कोई व्यक्ति अपने कानूनी अधिकार का दुरुपयोग गलत तरीके से करता है, किसी भी व्यक्ति को ट्रायल के लिए प्रतिबद्ध करता है या गलत तरीके से किसी व्यक्ति को सीमित कर देता है, तो आईपीसी की धारा 220 के तहत 7 साल की सज़ा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी इन धाराओं के लिए, जिसमें केवल इन धाराओं का उल्लेख हो। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हो, और कभी आप इस तरह का केस में फंसे या आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी आपकी जानकारी के लिए शॉर्ट में एक जगह आपको मिल जाएंगे। संविधान के का अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में झूठी एफआईआर के खिलाफ एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, और अगर आप हाई कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलती है तो आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। 226 के तहत याचिका
यदि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ एफआईआर कर देता है तो आप इसके तहत एक रिट हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं और एफआईआर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट से संपर्क कर सकते हैं, जिसमें अगर आपको रिलीफ मिलता है तो हाई कोर्ट उस एफआईआर को रद्द करने का आदेश दे सकती है। और यह रिट न्यायालय द्वारा उसी समय जारी किया जाएगा जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से इनकार करे, जिसके लिए अन्य कोई व्यक्ति विधिक उपचार व्यक्ति को प्राप्त करने का रास्ता ना बचे, तब आप ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। और हाई कोर्ट में आप 226 के तहत कर सकते हैं, और अभी मैंने पहले भी यही बताया आप सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लॉ करते हैं तो उसमें भी पूछा जाता है, और वैसे भी ये एक अच्छी जानकारी है। अब आगे ये इसमें पूरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो ये एक उसमें बनाना संभव नहीं है, तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा, मैं उसे बनाऊंगी कि 482 धारा 482 कैसे लगाएं, और 482 दंड प्रक्रिया के तहत ये हाई कोर्ट आपको अगर अधिकार देती है तो आपको किस तरह रिलीफ मिलती है, और ये कब लगाया जाता है, क्या एफआईआर निरस्त हो सकती है इसके तहत या नहीं हो सकती है, 482 और 483 में क्या अंतर है, एफआईआर कितने दिनों के लिए वैध होती है, और इस तरह की अन्य बहुत सारी जानकारियाँ मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी। चूँकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, लोग पूरा नहीं देखते हैं, तो जो ये वीडियो है इसे पूरा देखिएगा। और हाँ, एक बात और मैं फिर से एक बार बता दूं कि अगर 1 मिनट से ज़्यादा बड़ा होगा तो जो है इस तरह का लॉन्ग वीडियो, और अगर 1 मिनट के कम समय में बन सकता है तो मैं एक शॉर्ट वीडियो सिर्फ इन धाराओं का बनाऊंगी, जिसमें सिर्फ इन धाराओं का जिक्र होगा, जिसे आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और अगर आप लॉ कर रहे हैं तो याद भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।